नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर चौथे चरण की वोटिंग खत्म होते ही खलबली मच चुकी है और 4 चरणों को लेकर अब तक 380 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और यानी 2024 के लिए अब तक 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो उसके बाद जो बहुमत का आंकड़ा 272 है वो किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है? 380 सीटों में से कौन कितने आगे दिखाई दे रहा है और यहां पर जो आंकड़े हैं वो किस तरह से पलटते नजर आए हैं। तो 4 चरणों की वोटिंग के बाद जो हलचल है वो किसके पक्ष में दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस कारण से चौथे चरण का भी मतदान देखने को मिला है उसके बाद काफी हलचल देखने को मिली है। लेकिन चौथे चरण की अगर बात की जाए तो 96 सीटों में या जम्मू कश्मीर में 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसमें 62.31% यानी सभी 96 सीटों का जो एवरेज आंकड़ा है चौथे चरण में करीब 62% मतदान 5 बजे तक के आंकड़े हैं। और अगर बात करें राज्यवार तो जम्मू कश्मीर में 35% वोट यहां पर हुई है, मध्य प्रदेश में 68%, तेलंगाना में 61%, आंध्र प्रदेश में 68% लगभग, उड़ीसा में 62%, झारखंड में 63% और बिहार में 54%, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 75% मतदान यहां पर हुआ है। लेकिन बात की जा रही है कि 4 चरणों में कम मतदान देखने को मिला है और इससे राजनीतिक चाणक्य अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। अब तक जो 4 चरणों की वोटिंग हुई है यानी 70% वोटिंग खत्म हो चुकी है और जो बहुमत का आंकड़ा है, जो ताजा रुझान है, उस लिहाज से जो बहुमत का आंकड़ा वो किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है उसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण चारों चरणों के एक साथ आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो बात कर लेते जिस कार से अब आंकड़े सामने आए हैं, जिस कार से बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, अब यहां डिबेट को लेकर आमने सामने भी नेता नजर आए हैं। तो क्या वाकई 2024 में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है? जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आए हैं और चौथे चरण में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में जनता ने तय कर दिया है। लेकिन जिस कार से यहां पर 4 चरणों की 380 सीटों के आंकड़े हैं वो भी चौंकाने वाले सामने आए हैं। तो इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। अब तक अगर बात कीजिए तो पहले फेज में करीब 66% मतदान, दूसरे चरण में करीब 66%, तीसरे चरण में 65% और चौथे चरण में 62%। लेकिन माना जा रहा है कि 1-2% यहां पर आंकड़ा बढ़ सकता है। तो लगभग 4 चरणों में जो मतदान है वो 65% के आसपास ही दिखा है, जो 2024 के मुकाबले कम मतदान हुआ है। इसके बाद राजनीतिक चाणक्य और राजनीतिक गलियारों में कई तरह की हलचल यहां पर दिखी है और इसके बाद अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन बात करें तो पहले फेज को लेकर जो अनुमान सामने आया है, पहले फेज की 102 लोकसभा सीट है जहां 2019 में 70%, 2024 में 66% यानी 4% की गिरावट यहां देखने को मिली है। लेकिन जिस कार से यहां पर तैयारियां की गई थी, इस कार बम्पर वोटिंग देखने को मिलेगी, लेकिन वो आंकड़ा पहले फेज में नहीं देखने को मिला और वो अब तक बरकरार दिखा है। तो पहले फेज में जहां बीजेपी को 32 से 36 सीटों का अनुमान है, वही इंडिया गठबंधन को 40 से 54 सीट का और अन्य के पक्ष में 6 सीटों का अनुमान सामने आया था। वही दूसरे फेज के लिए 88 सीटों पर भी करीब 66% यहां पर मतदान देखने को मिला है। 2019 में 70%, लेकिन यहां पर भी कम वोटिंग देखने को मिली है। जहां दूसरे फेज के 88 सीटों में से 45 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है। 40 से 50 सीटों पर इंडिया गठबंधन, अन्य के पक्ष में 4 सीटों पर यहां पर जो है पलड़ा भारी नजर आया, जो अनुमान निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों फेज को लेकर जो अनुमान था उसमें काफी हलचल देखने को मिली है। और तीसरे फेज को लेकर अगर बात की जाए तो तीसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 2019 में 93 सीटों में से 78 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को जीत मिली थी, जबकि इंडिया गठबंधन को 13 सीट और अन्य के पक्ष में 2 सीट मिली थी। लेकिन इस बार जिस कार के आंकड़े बदले हैं, जिस कार से यहाँ पर चुनावी प्रचार में चुनावी मुद्दे भी बदले हैं, उसके बाद जनता का मन कितना बदला है या नहीं ये तो जनता ने ईवीएम में तय कर दिया है। लेकिन जो अनुमान है उसमें 60 से 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन 20 से 30 सीट है और अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान सामने आया है। लेकिन बात करें चौथे फेज में, जिस कार से यहां पर अरविंद केजरीवाल भी अब यहां पर जमानत के दम पर बाहर आए हैं और उसके बाद जो मुद्दे बदले हैं और 1-to-1 डिबेट को लेकर भी आमने सामने की लड़ाई में कौन आगे निकलता नजर आएगा, इसको लेकर काफी हलचल रही और चौथे फेज की वोटिंग में करीब 62% यहां मतदान देखने को मिला है। उसके बाद कितनी कुछ आंकड़े बदले हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता चौथे फेज के लिए यहां पर चुनावी मैदान में थे और जनता ने इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन इसके बाद कितनी कुछ हलचल देखने को मिली है और चौथे फेज को लेकर जो अनुमान बिहार को यहां पर 5 सीटों पर लगाया जा रहा है, 9.14% यहां पर वोटिंग देखने को मिली है और बिहार को लेकर जो आंकड़े हैं वो काफी पलटते नजर आए हैं।
यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 2 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इनके पक्ष में 0 सीट का अनुमान यहाँ पर बिहार की 5 सीटों पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर एक साथ चौथे फेज में वोटिंग खत्म हो चुकी है और जो प्रेडिक्शन यहां पर लगाया जा रहा है आंध्र प्रदेश को लेकर, इसमें 68.04% यहां पर मतदान देखने को मिला है। उस लिहाज से जो आंकड़े हैं, बासठ कांग्रेस पार्टी यहां सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। जो अनुमान सामने आ रहे हैं करीब 20 सीटों का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और एनडीए गठबंधन को यहां पर 3 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यहां पर टीडीपी से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ, 2019 में भी यहां पर टीडीपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। इस कारण से यहां पर बात की जाए तो बासठ कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। इसके अलावा तेलंगाना को लेकर सभी 17 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और 17 लोकसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो 61.16% यहां पर वोटिंग हुई है। और अगर बात की जाए तो 2019 में यहां पर 17 सीटों में से यहां पर टीआरएस ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। वही भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 3 सीट मिली थी। लेकिन इस बार जो आंकड़े हैं वो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। 9 से 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को या तेलंगाना में जीत मिल सकती है। भाई भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट और टीआरएस को यहां पर 3 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। भाई अजुद्दीन ओबीसी को भी 1 सीट यहां पर जीत मिल सकती है। तेलंगाना को लेकर जो अनुमान है, यानी तेलंगाना में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। विधानसभा चुनाव में जीत मिली है, उसका फायदा लोकसभा चुनाव में उनको मिल सकता है, जो अनुमान तेलंगाना को लेकर लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर भी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर चौथे फेज में वोटिंग हुई है। सभी 7 फेज में उत्तर प्रदेश में वोटिंग होने जा रही है, लेकिन चौथा फेज महत्वपूर्ण था क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के लिए 13 सीटों पर यहां पर चौथे फेज में वोटिंग हुई है और जिसका से कम वोटिंग परसेंट यहां पर देखने को मिला है। करीब 56.35% यहां पर वोट देखने को मिले हैं और इसके अलग अलग राजनीतिक चाणक्य का यहां पर अर्थ निकाल रहे हैं। किसी राजनीतिक चाणक्य का मानना है कि इसका फायदा सीधे तौर पर विपक्ष को मिलेगा, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी इसे अपने तरीके से देख रही है। लेकिन 13 सीटों का जो गणित है, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 10 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। भाई अगर बात की जाए तो झारखंड में भी 63%, 4% यहां पर लगभग वोटिंग देखने को मिली है। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 2 सीटों पर एनडीए के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं। कांटे की टक्कर झारखंड में 4 लोकसभा सीटों में देखने को मिली है, जो प्रेडिक्शन यहां पर चौथे फेज को लेकर लगाया जा रहा है। जबकि महाराष्ट्र में भी काफी हलचल देखने को मिली है और महाराष्ट्र में जिस खास यहां पर शिवसेना और एनसीपी 2-2 पार्टियों में बटी हुई है और उसके बाद जनता यहां किसके पक्ष में जा रही है, असली शिवसेना, असली एनसीपी किसे मानती है। लेकिन कम मतदान ने यहां पर सीधे तौर पर सत्ता पक्ष को झटका जरूर दिया है, जो राजनीतिक चाणक्य नेताओं का मानना रहा है। तो महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। 8 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 3 लोकसभा सीट यानी कि पक्ष में 0 लोकसभा सीट का अनुमान यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। और कम मतदान ने भी स्पष्ट किया है कि यहां काफी हलचल महाराष्ट्र में इस बार देखने को मिलेगी। आखिरी फैसला जनता का रहा, जनता ने ईवीएम में फैसला किया है, लेकिन काफी हलचल महाराष्ट्र में देखने को मिली है। उड़ीसा की लेकर बात की जाए, उड़ीसा में 62.96% यहां पर वोटिंग हुई है। 4 लोकसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि बीजू जनता दल को 2 लोकसभा सीटों का अनुमान सामने आया है। यानी सीधे तौर पर बीजू जनता दल एक बार फिर से यहां सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आई है। चौथे फेज को लेकर जो अनुमान सामने आ रहे हैं। वही पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से काफी खलबली रही और पश्चिम बंगाल में जिस खास से माना गया यहाँ 75% से ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा मतदान चौथे फेज में कहीं हुआ है, तो वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। और पश्चिम बंगाल में इससे ममता बनर्जी अपने तौर पर देख रहे हैं, यानी सत्ता पक्ष को जब भी बम्पर वोटिंग होगी उसका फायदा मिलेगा। इस कार की यहाँ पर जो राजनीतिक चाणक्य नेताओं की यहाँ पर जो भविष्यवाणी है वो सामने आई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 6 लोकसभा सीट का अनुमान सामने आया है। वही भारतीय जनता पार्टी को 2 लोकसभा सीट है, तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 लोकसभा सीट का अनुमान सामने आ रहा है। यानी सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी विशेष भारतीय जनता पार्टी के बीच एक कड़ी टक्कर यहाँ पर चौथे फेज में देखने को मिली है। जबकि अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के लिए, तो मध्य प्रदेश में इस बार बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। 68% यहाँ पर लगभग वोटिंग हुई है और ये माना जा रही है कि सभी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन यहाँ पर 0 से 3 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में यहाँ पर करीब 7 से 8 सीट तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है,
जो मध्य प्रदेश को लेकर प्रेडिक्शन यहाँ लोकसभा सीटों पर सामने आ रहा है, चौथे फेज को लेकर जो महत्वपूर्ण विश्लेषण रहा है। जबकि जम्मू कश्मीर की एक सीट यानी श्रीनगर सीट पर भी यहां पर चौथे फेज में वोटिंग खत्म हुई है और इस सीट पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जा सकते हैं। बात करें चौथे फेज की 96 सीटों का आंकड़ा और आखिर में आपको दिखाएंगे सभी 280 सीटों पर कौन कितने आगे दिखाई दे रहा है, जो 70% से ज्यादा अब तक वोटिंग हुई है। तो यहाँ पर बात की जाए टीएमसी प्लस वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 20 से 22 सीटें यहाँ पर चौथे फेज में मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 32 से 42 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 40 से 45 सीटों का अनुमान सामने आया है। यानी चौथे फेज में कांटे की टक्कर यहां देखने को मिली है। पहले फेज में इंडिया गठबंधन, तो दूसरे फेज में भारतीय जनता पार्टी, तीसरे फेज में यहां पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस बीच कांटे टक्कर और चौथे फेज में भी कांटे की टक्कर यहां देखने को मिली है। अब बात कर ले सभी यहां पर 4 फेज की 280 सीटों का जो महत्वपूर्ण गणित जो प्रेडिक्शन अनुमान सामने आ रहा है, उसमें यहां भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को 170 से लेकर 195 सीटें यानी करीब 200 सीटों के आसपास है एनडीए यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो यहां 122 से लेकर 162 सीट और अन्य के पक्ष में 25 से 42 सीटों का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। अब तक 4 चरणों को लेकर जो महत्वपूर्ण गणित और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो फिलहाल यहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन बढ़त में यहां पर एनडीए आगे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी 3 चरणों की वोटिंग और बाकी है और 3 चरण निर्णायक होंगे लोकसभा चुनाव के लिए कि आखिर किसे बहुमत का आंकड़ा मिलेगा, ये तो 4 जून को पता लगेगा। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में 3 चरणों की जो वोटिंग है उसमें कितना और उलटफेर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस कारण से अब चौथे चरण के बाद 3 चरण की जो वोटिंग है उसमें काफी हलचल यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि यह पंजाब और हरियाणा, दिल्ली समेत, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल अब बाहर आ चुके हैं और ऐसे में जो चुनावी प्रचार कैंपेन कर रहे हैं नए नए तरीके से यहां पर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास भी किया है, तो उसके बाद कितना कुछ आंकड़ा बदलेगा ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर सभी 543 सीटों पर क्या एनडीए 400 पार जाएगा या इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन बना है, उसके बाद क्या वो वापसी करने जा रहे हैं, अन्य के पक्ष में कितनी सीटें जा सकती हैं, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।